Hello everyone, today we are going to understand the question and answer of chapter on equality, class 7 civics. Let's see the first question. In a democracy, why is universal adult franchise important? Universal adult franchise democracy में important क्यों है? First we have to understand what is universal adult franchise. Universal adult franchise एक टर्म होता है जो डिस्क्राइब करता है कि कंट्री के जितने भी अडल्ट पर्सन है वो सब वोट दे सकते हैं, और हमने इस टर्म को और अच्छी तरह से अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर लिया है. Let's see the answer. In a democracy, a universal adult franchise is important because equality is very essential and important part of a democracy, and the idea of universal adult franchise based on the idea of equality. Equality सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का. जहाँ इक्वलिटी नहीं होगी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है इक्वलिटी को ही प्रमोट्स करता है, क्योंकि हर जो भी हमने बताया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, दैट एवरी पर्सन हैज़ वन सिंगल वोट. हर किसी अडल्ट के पास एक सिंगल वोट है, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई एक सिंगल वोट. इस तरह से जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का टर्म है वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है. इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ वन सिंगल वोट. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से ये समझाने की कोशिश की गई है कि हर किसी के पास एक ही वोट है, हर कोई केवल एक वोट डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. लेट्स सी अवर सेकंड क्वेश्चन. रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेटेड टू वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी. हमें वो बॉक्स देखना है जो आप लोगों की बुक्स में है, जो चैप्टर में दिया हुआ है. उसमें आर्टिकल 15 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है जो इक्वलिटी को एड्रेस करता है या इनइक्वलिटी को एड्रेस करता है. उसके बारे में हमसे पूछा गया है ऐसे कौन से दो पॉइंट्स हैं जो इनइक्वलिटी को डिस्क्राइब करते हैं इंडिया में. लेट्स सी द आंसर. आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया एंड इट एड्रेसेस इनइक्वलिटी इन फॉलोइंग टू वेज. ऊपर क्वेश्चन में दो ऐसे तरीके पूछे हैं जिससे आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इनइक्वलिटी को एड्रेस करता है, मतलब इनइक्वलिटी के बारे में बताता है. तो दो पॉइंट्स हम नीचे देखेंगे. पॉइंट नंबर फर्स्ट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम. जो स्टेट होता है, जो हमारा राज्य है, जैसे उत्तराखंड है या फिर हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री और स्टेट के जो भी लॉज हैं, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट के लॉज हैं, ठीक है. लॉज मतलब रूल्स या कानून. तो जो भी लॉज है वो किसी भी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस मतलब एथनिक, वो कौन से एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, कास्ट कौन सी जाति के हैं, सेक्स कौन से मेल हैं या फीमेल हैं, प्लेस कौन से जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से या केरला से, और एनी ऑफ देम. और इसके अलावा इनमें से किसी के भी बेस पर कोई भी स्टेट या स्टेट का लॉ लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. पॉइंट नंबर सेकंड, ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री आर अलाउड टू एक्सेस मार्केट्स, शॉप्स, बस स्टेशन, railway station, wells, bathing ghats, roads and all the other public places that are wholly or partly made by the state fund as well as dedicated to the use of general public. अब कोई भी पब्लिक प्लेस है, जैसे मार्केट हो गया, शॉप हो गया, बेदिंग घाट्स होती हैं जहाँ पे सब लोग चलते हैं, कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जो कि पूरी तरह से या तो गवर्नमेंट ने बनाया हो, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ETC, या फिर जिसमें गवर्नमेंट ने अपना कुछ अमाउंट लगाया हो. और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़, जो पब्लिक प्लेस बनाया गया है वो पूरी तरह से जनरल पब्लिक मतलब आम आदमी को डेडिकेट किया हुआ है, आम आदमी के यूज़ के लिए ही बनाया हुआ है. वहाँ पे ऊपर बताए गए किसी भी पॉइंट में से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वहाँ कोई भी एक्सेस कर सकता है, हर कोई वहाँ पे उस पब्लिक प्लेस पे एक्सेस कर सकता है जो गवर्नमेंट ने बनाया होगा, ठीक है. और जो मेनली इसीलिए बनाया है कि उसको जनरल पब्लिक मतलब आम आदमी यूज़ कर सकता है. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. इन व्हाट वेज was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम चैप्टर की स्टोरी देख लेते हैं. चैप्टर की स्टोरी में ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी फैमिली दो लोग थे. ओम प्रकाश वाल्मीकि को सिर्फ इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे और उनको स्कूल में साइड बैठना पड़ता था अलग से, उनको पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ती है, जबकि बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे. अंसारी फैमिली जो कि फ्लैट रेंट पे लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए रेंट पे नहीं दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं. लेट्स सी द आंसर. इन फॉलोइंग वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज. अब नीचे दो पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे ओम प्रकाश और अंसारी फैमिली के एक्सपीरियंस सेम थे. बोथ ओम प्रकाश एंड द अंसारीज फेस द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन. दोनों ने ही क्या किया, इनइक्वल बिहेवियर को फेस किया, इनइक्वलिटी को फेस किया.
ये एक सिमिलर चीज़ थी दोनों के डिस्क्रिमिनेशन में जो भी उन्होंने फेस किया उसमें। और उसका बेस क्या था? एक का बेस था कास्ट और एक का बेस था रिलीजन। They both were victims of the violation of Article 15 of the Indian Constitution that clearly talks about the prohibition of inequality on the basis of caste and religion, etc. अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरह से आर्टिकल 15 हमें बताता है कि कैसे प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना, रोकथाम या रोकना। ये रोकता है हमें हमारा आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर किसी के साथ ना करें, ना ही स्टेट करेगा और ना ही कॉमन पीपल करेंगे। लेकिन इन दोनों के ही केस में हम देख लेते हैं ओम प्रकाश के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि वो एक का पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता था, और अंसारी के साथ इनइक्वल बिहेवियर हुआ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये सही नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का वायोलेशन भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी ने दो तरीक़ों से उनके एक्सपीरियंस जो है सेम थे। एक, दोनों ने जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, और दूसरा, दोनों के साथ ही जो बिहेवियर हुआ वो आर्टिकल 15 का वायोलेशन था। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. What do you understand by the term all personnel are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? अब टर्म है all person are equal before the law, इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसका जो है रियल मीनिंग क्या है, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल वर्ड में बोले तो इसका मतलब क्या होता है? Why do you think it is important in a democracy? और ये लॉ, ये जो रूल है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें ऐसा क्यों लगता है, ये बताना है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बतानी है। लेट्स सी द आंसर. द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हैव टू फॉलो द सेम रूल्स। जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किसी भी कल्चर से, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करते हैं, उन सभी को सेम रूल फॉलो करने होंगे। जैसे कि आप सबसे कॉमन रूल लेते हैं, सब हेलमेट पहनना जो है कंपलसरी है। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर बाइक से जा रहा है, टू व्हीलर पर जा रहा है, हेलमेट पहनेगा। प्रेसिडेंट हो, कॉमन पीपल हो, स्लेव तो नहीं होते आजकल, सर्वेंट हो, सभी लोग एक ही लॉ को फॉलो करेंगे। इसका ये मतलब है नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। अब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका जेंडर हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कल्चर के हो, आपको सेम रूल फॉलो करने होंगे। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप सभी को सेम पनिशमेंट भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये इसका मतलब है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब है। नाउ नेक्स्ट आंसर जो इसमें पूछा गया था, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द इक्वलिटी। वी थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज दैट लॉ प्रमोट्स इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वलिटी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। इक्वलिटी जहाँ पे होगी वहाँ हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी है। इसीलिए लोग डेमोक्रेसी को फॉलो भी करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में। अब इसमें यही बताया गया है कि ये जो लॉ है ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है, इसीलिए डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public space, including buildings, school, etc., should be accessible and provided with ramps. अब इसमें बोला गया है कि एक एक्ट है, डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, जो इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया था। इसके अकॉर्डिंग जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स होंगे उन सबको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जो है उनका पार्टिसिपेट बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप सभी मेन स्ट्रीम स्कूल में आइए। मेन स्ट्रीम स्कूल मतलब जो कॉमन स्कूल सबके लिए होते हैं, जैसे आपके लिए, हमारे लिए स्कूल होते हैं, वैसे डिसेबिलिटीज़ जो किड्स थे, चिल्ड्रन थे, उनके लिए अलग स्कूल हुआ करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक्ट पास करके ये पॉसिबल कर दिया है कि इनका पार्टिसिपेशन हो सके। अब इसके लिए क्या होगा, उनको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए उन्हें रैम्प्स चाहिए क्योंकि वो सीढ़ियों में ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो इस तरह की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब इनको पूरा कराने के लिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन ये आर्टिकल देता है, एक्ट देता है, सॉरी। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरीड विद द स्टेयर. डू यू थिंक दैट द लॉ स्टेटेड अबव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस रिगार्ड? व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एक्सेसिबल टू हिम? अब यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक डिसेबल बॉय को सीढ़ियों से नीचे ले जाया जा रहा है। अब इसमें ऊपर जो एक्ट दिया हुआ है डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इसके बारे में लिखा भी हुआ है, मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया है।
तो हमें ये बताना है कि क्या इस फोटो को देख के हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको हम जो बिल्डिंग है वो इस किड के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल कर सकते हैं। लुक एट द आंसर। एज पर द डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 द बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल टू हिम। 1995 में जो एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग उसके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब वो बिना किसी की हेल्प के वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। उसके लिए रैंप तो होनी चाहिए थी जिसमें उसको स्टेयर्स से उतारने के लिए 2-4 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट द लॉ इज़ नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड है, लेकिन लॉ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इनफैक्ट इट कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर हिम टू बी कैरीड डाउन बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स। अब इसके अलावा ये बहुत ही डेंजरस है इस बॉय के लिए, क्योंकि अगर एक का भी बैलेंस बिगड़ा तो सब गिरेंगे और उस बॉय को और ज़्यादा चोट लग सकती है। टू रेमेडी दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट कैन बिल्ड अ रैम्प अलॉन्ग द स्टेयर्स ऑफ एवरी बिल्डिंग। अब इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है हर बिल्डिंग में एक रैम्प बनवा सकती है, जिससे कि जो डिसेबल पीपल हैं वो आसानी से ऊपर नीचे जा सके। इन दिस वे दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटीज कैन हैव इजीली एक्सेसिबल। That is our question number 5th, and that is the end of the today's session. Hope you all enjoy and understand very well. If any queries, please comment. Thanks for the watching. Please subscribe, like and share our channel. Hello everyone. Today we are going